पापा अभी कितने बजे हैं? नहीं, ये एहसास कुछ अलग क्यों लग रहा है? ये तो जैसे कोई औरत हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? दिमाग जल्दी सोच, आखिर ये सब कैसे हुआ? मुझे बस इतना याद है कि पापा ने मुझे सू परिवार की बड़ी बेटी से मिलने भेजा था, फिर मैंने ज्यादा पी ली और मुझे तो सू मिस ने ही घर तक पहुंचाया था। नहीं भाई पापा, आप भी कमाल हो। मेरे पापा ने मुझे अच्छी आदतें डालने के लिए 10 साल से ज्यादा तक बहुत सादा जीवन जीने पर मजबूर किया। मुझे सच में लगता था कि मैं गरीब ही हूँ। फिर एक दिन मैंने 1 महीने तक नूडल्स खाकर जो पैसे बचाए थे उनसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तय एक हाई एंड रेस्टोरेंट का बिल चुकाया। मुझे ऐसे स्टार रेटेड रेस्टोरेंट में बुलाया गया जैसे ये कोई आम बात हो। यही तुम्हारे शरीर पर सबसे अच्छा कपड़ा होगा, है ना? तान यूरो के ये शब्द मेरे सीने में किसी तेज चाकू की तरह चुभ गए, लेकिन मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। उसके चेहरे पर एकदम शांत भाव था, जो कि मुझे बस हर चीज अजीब लग रही थी। मुझे तो टेबल पे रखे फ्रेंच खाने को खाना भी नहीं आता था। तभी तांग यूरो खड़ी हो गई। देर हो रही है, हमें अब लौटना चाहिए। उसके नाजुक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, बेशक हम खत्म भी हो गए। वे अपने खूबसूरत हाई हील्स में चलती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। कार की आवाज गूंजती हुई दूर चली गई और वह मेरी नजर से ओझल हो गई। जिज्ञासु वेटर पहले ही इस तरफ की हरकतें देख रहा था। वह पास आकर धीमे से बोला, सर इन सबको हटा दूं क्या? वेटरेस ने देखा कि मैं जवाब नहीं दे रहा, फिर मेरी सस्ती सी कैजुअल कपड़ों की तरफ देखा। सर मैं ये सब उठा लेती हूँ। वेटरेस यह कहते हुए अपना हाथ सामने रखी प्लेटों की तरफ बढ़ाने लगी। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मेरी आवाज थोड़ी भारी और कर्कश हो गई और मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना हटाओ। वेटर घबरा गया और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, क्या यही है स्टार रेटेड रेस्टोरेंट की सर्विस? मेरी आवाज अचानक और ऊंची हो गई, जिससे आसपास के लोग भी मेरी तरफ देखने लगे। वेट्रेस का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो उल्टा मुझ पर ही भड़क उठी। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें किसी ने छोड़ा है तो अपना गुस्सा उसी पर निकालो। देखो तुम्हारी हालत कोई और छोड़ेगा ही क्यों? मैं गुस्से में हंस पड़ा। फिर मैंने सामने वाली टेबल को जोर से उलट दिया। वेटर और बाकी लोग पीछे हट गए। तुम्हें लगता है यहाँ तोड़फोड़ करके बच निकलोगे? तुम्हें पता भी है ये जगह किसकी है? मैं भारी सांसें ले रहा था। इतने में दिमाग थोड़ा शांत हुआ। सिक्योरिटी, इसको देखो, भागने मत देना। उसी समय दरवाजे से दो अधेड़ उम्र के आदमी अंदर आए। एक मेरे पापा थे और दूसरे मेरे पड़ोसी अंकल झाऊ। पापा का चेहरा गंभीर था और उनके पूरे शरीर से दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। मैं तुरंत सिर झुकाकर उनके पास गया। सॉरी पापा, फिर से मुसीबत में डाल दिया। 10,000 युआन कोई छोटी रकम नहीं है। शायद घर पर इसे उठाना मुश्किल होगा। मुझे लगा था कि अब मुझे जोर की डांट पड़ेगी, लेकिन पापा बस हल्के से हंसे। आज तू खुश नहीं है तो तोड़ दे, जो मन करे सब कुछ तेरा बाप संभालेगा। इतना कहकर पापा ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और जोर से होटल के शीशे पर दे मारी। होटल की फर्श से छत तक की खिड़की चकनाचूर हो गई। मैं भागकर उन्हें रोकने गया। पापा, मुझे गलती हो गई। पापा ने सिगरेट होठों पर रखते हुए पास खड़े झाओ अंकल की तरफ चिल्लाया। झाओ, और पापा की बात खत्म होते ही झाओ अंकल ने भी पास की कुर्सी उठाई और इधर उधर फेंकनी शुरू कर दी। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। पापा ने सिगरेट का बट फेंका और एक और स्टूल उठाकर चारों तरफ मार दिया। कुछ ही देर में आलीशान हॉल मलबे में बदल गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। रेस्टोरेंट के गार्ड तुरंत दौड़कर आए, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि झाओ अंकल का चेहरा बहुत खौफनाक था। उनकी लंबी चौड़ी कद काठी थी, एक आंख के पास कट का निशान था और आंखें किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थीं। पापा ने बची हुई सिगरेट दूर फेंकी और टूटी हुई चीजों के बीच बैठकर गहरी सांस ली। बहुत समय बाद इतना मजा आया। वेट्रेस नाराज होकर आगे आई और बोली, देखूंगी आज आप लोग यहाँ से कैसे निकलते हैं। इन सब का बिल तो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। आपने बेपरवाही से हाथ हिलाया। छोटी बच्ची, हम जितना भी भरे होटल को ही तो देंगे। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? जाओ अपने बॉस को बुलाओ। कुछ ही देर में लगभग 20 लाख युआन कीमत वाली एक मर्सिडीज जी होटल के बाहर आकर रुकी। होटल का मालिक बड़े कदमों से अंदर आया। वेट्रेस ने उसे देखते ही मानो तारीफ बटोरने के लिए जल्दी से कहा, बॉस यही लोग हैं जिन्होंने हंगामा किया। क्यों ना हम सीधे पुलिस बुला लें? वह मेरे पापा की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा बहुत खराब हो चुका था और फिर उसने कहा, लगता है आपकी मैनेजमेंट क्षमता बहुत खराब है। मेरे बेटे का स्वभाव मैं जानता हूँ। वह आमतौर पर इतना गुस्सा नहीं करता। इस बार उसने तोड़फोड़ की है तो जरूर किसी ने उसकी हद पार कर दी होगी। होटल मालिक लगभग घुटनों पर गिर पड़ा। सॉरी बड़े साहब। उस पल वेट्रेस और सिक्योरिटी सब जड़ होकर रह गए। सिर्फ झाओ अंकल का चेहरा जस का तस था। वह मेरे पापा के पीछे सख्त चेहरे के साथ खड़े थे। पापा ने ऊपर देखकर वेट्रेस से पूछा, मैं पूछता हूँ, अगर मैं अपनी ही चीजें तोड़ूं तो क्या दिक्कत है? वेट्रेस डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके हाथ में फोन था जो टप की आवाज के साथ नीचे गिर गया। होटल मालिक तो और भी कुछ कहने की हालत में नहीं था। वह वहीं घुटनों के बल बैठा रहा, मानो सजा का इंतजार कर रहा हो। कोई बात नहीं, जाओ मेरे बेटे से पूछो उसका गुस्सा उतरा या नहीं। अगर नहीं उतरा तो उसे और तोड़ने दो। अगर उतर गया तो लोगों को बुलाकर साफ करवा देना। होटल मालिक झुककर मेरे सामने आया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, साहबजादे आप। पापा ने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया। बेटा ये होटल भी तो हमारा ही है, तू चाहे तो जितना चाहे तोड़। मैं तेरा बाप हूँ क्या अपने बेटे को दुखी देखूंगा? पापा की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। यूनिंग बजर ये क्योटो का सबसे बड़ा होटल था। मैं तो बस इसे सड़क से देखकर ही ईर्ष्या करता था। और अब पापा कह रहे थे कि ये होटल हमारा है। मतलब मैं असल में एक अमीर घराने का बेटा हूँ। बस कर पगली,
पहले तो बहुत नादान था, इसलिए मैं और तुम्हारी माँ ने तुझसे सच छुपाया। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें बता दें। आपने सिगरेट का बट उछाला और 4 लोगों वाले लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। जाओ तू यहीं रुक। कुछ खूबसूरत रिसेप्शन वाली लड़कियां तुरंत झुककर खड़ी हो गई और एक ने पापा के लिए लिफ्ट बटन दबाया। मैं अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था और उनके पीछे पीछे चल दिया। होटल मालिक ने राहत की सांस की। अगर मैंने साहबजादे को नाराज कर दिया तो मेरी खैर नहीं, अगर वह खुश नहीं हुए तो मेरी भी मुश्किल बढ़ जाएगी। वेट्रेस डर और घबराहट में पसीने पसीने हो गई और वहीं बैठ गई। आखिर कौन सोच सकता था कि जिसे अभी अभी किसी ने छोड़ा हुआ बेकार आदमी समझा था वह असल में होटल मालिक का बेटा निकलेगा। घर पर भी तू इतना सीधा बैठा नहीं करता। चलो थोड़ा रिलैक्स कर। मैं और तुम्हारी माँ ने मिलकर तय किया है कि अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी चाहिए। तू अब बड़ा हो गया है। क्योटो के कारोबार की बागडोर अब तुम्हें ही संभालनी होगी। मेरे पापा ने बिना मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किए एक 60 साल के बुजुर्ग को बुलाया। बाद में इस लड़के की सारी बातें तुम संभालना, इसे थोड़ा अच्छे से चीजें समझाओ। जी। पापा ने मेरी तरफ देखा। अरे छोकरा, हमारे लिए परिवार के बिजनेस को 2 शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये कार्ड ले। मैंने कार्ड देखा और अनायास पूछ बैठा, इसमें कितने पैसे हैं? जो भी हैं अभी तेरी क्षमता से ज्यादा ही होंगे, बस इस्तेमाल कर। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। देखा तो कॉलेज का क्लास मॉनिटर कॉल कर रहा था। आज रात ग्रेजुएशन के 3 साल पूरे होने पर कॉलेज का रियूनियन है। लिंचुआन, तुझे जरूर आना है 8 बजे यूनडिंग शिन्यू क्लब में। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही कॉल कट गया। पापा मुस्कुराए। जा अपने दोस्तों के साथ अच्छे से मिलजुल। तुझे एक काम देता हूँ, पहले 10 लाख युआन खर्च कर दिखा। और मुझे मत बोलना कि तुझे पैसे कैसे खर्च करने हैं पता ही नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। ये तो जैसे मुझे बेफिजूल खर्ची करने का आदेश दे रहे हैं। ये जगह कई बड़े लोगों की मेजबानी करती है। इस बारी यूनियन की जगह यहाँ तय होना भी शायद क्लास के उस अमीर लड़के झो यांग की वजह से था। मैं तय समय पर क्लब के सबसे बड़े और शानदार हॉल की ओर बढ़ा। पहले से भरा हुआ हॉल अचानक शांत हो गया। दर्जनों आंखें एक साथ मेरी तरफ घूम गईं। किसी की नजर में तिरस्कार था, किसी में मजाक, किसी में जांचने वाली निगाह। क्लास मॉनिटर सबसे पहले खड़ा हुआ। लिंचुआन, मुझे डर था कि तू आएगा ही नहीं, तू आखिरी आने वाला है। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था क्या? मैं सीधे खाली सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी। ठीक है। मैंने कंधे उचका दिए, रास्ते में ध्यान नहीं दिया। लिंचुआन, इतनी तेज बारिश में टैक्सी मिलना मुश्किल था ना? झांग मिंग मेरा हॉस्टल का रूममेट था। वह हॉस्टल में मुझे हमेशा ताने मारता रहता था। लिंचुआन, तुम्हारे कपड़े तो बहुत पुराने लग रहे हैं। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, चाहिए क्या? इतना सुनकर ही समझ आ रहा था कि वह ताना मार रहा है। वो मानकर बैठा था कि मेरे पास कार नहीं है। मैंने चाय का एक घूंट लिया। मैं ड्राइव करके आया हूँ। बस मेरा घर यहाँ से थोड़ा पास है, इसलिए ट्रैफिक की बात नहीं। ये क्लब तो बहुत बढ़िया जगह पर है, लेकिन आस पास तो कोई रिहायशी इलाका नहीं दिखता। तुम कहाँ रहते हो? उसका सवाल साफ तौर पर मुझे परखने के लिए था। उसने काले फ्रेम का चश्मा पहना था, बाल ठीक से सजे हुए थे और बात करने का अंदाज भी बनावटी था। पास बैठी एक चमक दमक वाली लड़की बीच में बोल पड़ी। क्लब के पूरब में शेंगडा इंटरनेशनल है। 2 किलोमीटर के अंदर बस वही जगह है जहाँ मकान है। लिंचुआन, तुम कहीं वहीं तो नहीं रहते? मैंने पहचान लिया, वह ली यून थी। कॉलेज में जब भी वो मेरे पास से गुजरती थी उसका चेहरा अक्सर घृणा से भरा रहता था। तभी किसी ने कहा, लियोन, शिंगडा इंटरनेशनल के फ्लैट 400 वर्ग मीटर से ऊपर के हैं। एक एक स्क्वायर मीटर की कीमत 3 लाख युआन है। तुम्हारे घर का वो मिस्टर लू भी शायद नहीं खरीद पाए। तो फिर लिंचुआन की बात ही छोड़ो। लियोन हल्का सा हंसी। वो मेरी तरफ तिरछी नजर से देखती हुई बोली, लिंचुआन, सच सच बताओ तुम कहाँ रहते हो? नाटक मत करो, चलो सच बता दो। कम से कम मैं अपने घर के लू अंकल से तुम्हारे लिए कोई सस्ता और सुविधाजनक किराए का घर ढूंढवा दूंगी। उसकी बात पूरी होते ही वहां बैठे लोग तिरस्कार से हंस पड़े, लेकिन मुझे यह सब मजेदार लगा। शेंगडा इंटरनेशनल के इलाके में मेरे पास सच में एक फ्लैट था, लेकिन ये बात मुझे भी आज ही पता चली थी। पापा ने मेरे लिए पहले से घर और गाड़ी तैयार कर रखी थी। मैं अभी उनसे बहस नहीं करना चाहता था। मैं पास वाले होटल में रहता हूँ। अगले ही पल कई लोग बिना छुपाए हंस पड़े। लिंचुआन, इतने साल बाद भी तुम वैसे ही झूठ बोलते हो। पास वाला होटल शायद कोई 5060 युआन वाली छोटी सी लॉज होगी। हाँ, तुम्हारी हैसियत भी तो बस उतनी ही है। मैंने आवाज की दिशा में देखा। जो यांग के चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। वह कॉलेज के 4 सालों में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसका पारिवारिक हाल बहुत अच्छा था। वो बहुत हैंडसम था, पढ़ाई में भी बढ़िया, और पूरे स्कूल की लड़कियां उसकी दीवानी थी। मैं सिर्फ पढ़ाई में ही उससे टक्कर ले सकता था। जो यांग तो जमजात लकी था। पढ़ाई में भी मैं उसे पीछे छोड़ देता था, इसलिए वो भीतर से चिढ़ा हुआ था। लेकिन हमारे बीच एक और गहरी दुश्मनी थी। मैंने बिना किसी भाव के उसकी बगल में बैठी तांग यूरो की तरफ देखा। वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसे पाने के लिए मैंने कभी जी जान लगा दी थी। तांग यूरो बहुत खूबसूरत थी। वह क्लास और डिपार्टमेंट दोनों की ब्यूटी मानी जाती थी। उसके घर में भी छोटी मोटी कंपनी थी। कॉलेज के पहले साल में मैं केवल 18 साल का था। मुझे स्वाभाविक तौर पर खूबसूरत लड़कियों की तरफ लगाव हो जाता था। तांग यूरो के चाहने वाले तो इतने थे कि 2 बार मैदान के चक्कर लगा लो फिर भी कम पड़ जाए। लेकिन एक ही क्लास में होने की वजह से मुझे थोड़ा फायदा था। मैं हर दिन उसके पीछे पीछे रहता। उसके लिए जो भी कर सकता था दिल से करता था। मुझे उससे बस एक मुस्कान चाहिए थी। लेकिन आज मैं आखिरकार समझ गया कि सिर्फ सच्चा होना ही सच्चे प्यार की गारंटी नहीं देता। तांग यूरो ने आखिरकार मेरी गरीबी को नापसंद किया और सीधे जो यांग की बाहों में चली गई। दुनिया में आखिर पैसा ही असली सच है। यादों से बाहर आया तो मेरे दिल का गुस्सा कब का शांत हो चुका था। मैंने दोनों को हाथ पकड़े देखा और मुस्कुराकर कहा, तो तुम दोनों साथ हो गए, बधाई हो। लिंचुआन, मुझे भी माफ कर देना।
आखिरकार तुझ में ही कमी थी, तो यूरो को बेहतर जिंदगी नहीं दे पाया। यूरो जैसे अच्छे लड़के को मुझ जैसे आदमी के साथ ही होना चाहिए, तेरे जैसे खाली हाथ इंसान के साथ नहीं। टांग यूरो भी सभ्य सा भाव बनाए हुए थी और मुझ पर हल्की मुस्कान फेंक रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी अपराध बोध नहीं था, जैसे आज चोट मुझे नहीं किसी और को लगी हो। हमारा सब कुछ खत्म चुका है लिंचुआन, उम्मीद है तू भी जल्दी कोई सही इंसान ढूंढ लेगा और पहले की तरह असंभव सपने देखना बंद कर दे। भद्दा बतख जिंदगी भर भद्दा ही रहता है, वह हंस नहीं बन सकता। मेरी चिंता मत कर, मैं अभी जवान हूँ, जल्दी नहीं है। अबे तुम गरीब हो और ऊपर से अकड़ भी दिखाते हो, जो ना उम्र की बात करते हो न कुछ और। असल बात यह है कि तुम्हें कोई पूछता ही नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम्हारे पीछे चाहने वालों की लाइन फ्रांस तक पहुंचाती। टेबल पर बैठे सभी लोग सिर हिलाकर उसके बाद से सहमत हो गए। अब उनकी आंखों में मेरे लिए और भी तिरस्कार था। किसी ने सीधे कह दिया, तभी तो पहले से लगता था कि ये बहुत मामूली है। सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन के 3 साल बाद भी इसकी हालत ऐसी ही रहेगी, न कोई ठीक काम न कोई अच्छी नौकरी। और देखो इसके कपड़े अभी ऐसे हैं जैसे सड़क के स्टॉल से खरीदे हों। लगता है बहुत बुरा चल रहा है। मैं जैसे ही भीतर आया 5 मिनट के अंदर ही वे मुझे ऐसे पेश कर रहे थे जैसे मैं न घर वाला हूँ, न कार वाला और न सम्मानजनक नौकरी वाला। तभी बॉक्स का दरवाजा खुला और एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या बाहर खड़ी लैम्बोर्गिनी किसी की है? आपकी गाड़ी को किसी और ग्राहक ने हल्का सा टक्कर मार दिया है। कार का मालिक आपसे मुआवजा मांगना चाहता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अभी जो ताने और हंसी थी वह अचानक रुक गई। लैम्बोर्गिनी? वह तो करोड़ों की कार होती है। वाह, हमारे क्लास में कौन इतनी शानदार कार लेकर आया है? ज्यादा मुमकिन है झो यांग ही होगा। हाँ, वही इस लायक है। झो यांग के चेहरे पर तुरंत घमंड आ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने धीरे से हाथ उठाकर गार्ड की तरफ इशारा किया। मेरी है, जाकर उस ग्राहक से बोलो बारिश में ड्राइव करना आसान नहीं होता। कोई बात नहीं, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। मेरी ये बात सुनकर हॉल के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। गार्ड बाहर चला गया। हॉल में एकदम मुर्दा सी शांति थी। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। कुछ सेकंड बाद झो यांग सबसे पहले समझा। वह मेज पर जोर से हाथ मारकर बोला, दूसरे की कार को अपनी बताकर। लिंचुआन, तुम तो कमाल हो। लियुन भी मेरी तरफ देखकर बोली, लिंचुआन मजाक मत करो, सावधान रहो, कहीं असली कार वाला आकर तुमसे हिसाब न मांगे। क्लास मॉनिटर ने माहौल को ठीक करने के लिए जल्दबाजी में एक गिलास उठाया। दोस्तों, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, हमारी ग्रेजुएशन की तीसरी सालगिरह पर साथ आने के लिए सबका स्वागत है। दूसरी, झो यांग का धन्यवाद जिन्होंने यह महत्वपूर्ण मिलन समारोह इतनी अच्छी जगह पर रखा ताकि हम सब थोड़ा खुलकर देख सकें। लियुन भी तुरंत हंसकर बोली, सच कहूं तो ये क्लब क्योटो की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। हमारे घर के लू अंकल भी बस एक बार यहाँ आए हैं। झो यांग के चेहरे पर घमंड और बढ़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और उकार जताने वाले अंदाज में कहा, लिंचुआन, शायद तुमने इस क्लब का नाम भी नहीं सुना होगा। वापस जाते समय अपने मम्मी पापा के लिए कुछ पैक कर लेना। मैंने मुट्ठी कस ली। अगर पहले मैं सिर्फ पुरानी दोस्ती के नाते चुप था तो अब मुझे लगा कि और सहना जरूरी नहीं। मुझे कहो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माता पिता को नीचा दिखाना ये मैं सहन नहीं कर सका। मैंने टेबल से गिलास उठाया। मेरे चेहरे पर हल्की सी न हंसी न मुस्कान वाली अभिव्यक्ति आई। मैंने झो यांग की तरफ गिलास उठाकर कहा, झो यांग, तुम्हारी इतनी मेहरबानी है तो मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए यह जाम पेश करता हूँ। झो यांग के चेहरे पर तुरंत तिरस्कार आ गया। वह हंसकर बोला, अब समझ आया कि मुझे खुश करना है। पहले कहाँ मर गए थे। वह भी जाम उठाकर इठलाते हुए मेरे जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने हाथ को झटके से घुमाया। लाल शराब ठंडी फुहार की तरह उड़ी और बिल्कुल निशाने पर जाकर झो यांग के महंगे सूट पर गिर गई। हॉल में तुरंत मौत जैसी खामोशी छा गई। झो यांग का घमंड और अकड़ एक पल में जम गई। फिर उसकी जगह भयानक गुस्सा आ गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और मेरी तरफ उंगली उठाई। लिंचुआन, तू सिक्योरिटी चीफ कहाँ है? इसे अंदर बुलाओ, इस पागल को बाहर फेंको। मुझे लगता है इसकी खोपड़ी खराब हो गई है। मैं वही खड़ा रहा, जरा भी हिला नहीं। मेरे होठों पर वही ठंडी सी मुस्कान बनी रही। मैं दांव लगाता हूँ तो मुझे छू भी नहीं सकते। मेरी बात खत्म होते ही एक लंबा चौड़ा आदमी काली सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में तेजी से अंदर आया। अंकल, क्या हुआ? किसने आपको परेशान किया? वह क्लब का सिक्योरिटी चीफ झाओ फेंग था। झाओ फेंग और झो यांग की अच्छी बनती थी। जब भी झो यांग आता वही उसे खुद रिसीव करता और उसकी हर बात मानता। जैसे ही झो यांग ने उसे देखा तुरंत मेरी तरफ इशारा करके चिल्लाया, इसे पकड़ो और बाहर फेंको। अच्छी तरह इसकी धुलाई करो ताकि इसे पता चले कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। झाओ फेंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और कठोरता थी। उसने बिना एक शब्द बोले दरवाजे की तरफ चिल्लाया, आ जाओ, इस घमंडी लड़के को बाहर घसीट कर ले जाओ। 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अंदर दौड़े और मेरी तरफ बढ़े। वो मुझे पकड़ने ही वाले थे कि उसी समय वही छोटा गार्ड जो पहले कार के बारे में पूछने आया था फिर से मेरे सामने आकर बड़ी विनम्रता से बोला, सर नमस्ते, बहुत माफ कीजिए बीच में बाधा डाल रहा हूँ। मामला यह है कि आपकी कार की पार्किंग थोड़ी गलत जगह पर थी। अभी एक और कार पास से गुजरी और लगभग उसे फिर से रगड़ देती। क्यों ना आप चाबी मुझे दे दें, मैं उसे आपके लिए स्पेशल पार्किंग ठीक से खड़ा कर दूंगा ताकि दोबारा कोई दिक्कत न हो। ये सुनते ही झाओ फेंग की हरकतें रुक गईं। उसने उस छोटे गार्ड की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और चेहरे पर उपहास ले आया।
वो लैम्बोर्गिनी का मालिक? लड़के दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वह एक कदम आगे बढ़ा और छोटे गार्ड को धक्का देकर बोला, मैं साफ कह रहा हूँ, आज तूने न सिर्फ जो सर पर शराब फेंकी बल्कि लैम्बोर्गिनी के मालिक होने का नाटक भी किया। मैं अभी असली मालिक को बुलाता हूँ, वही आकर तुझे ठीक करेगा। मैंने उसकी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया, न उसकी तरफ देखा, न कुछ कहा। बस धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कार की चाबी निकाल ली। चाबी के ऊपर लैम्बोर्गिनी का खास बैल चिन्ह बना हुआ था। वो बहुत चमकदार और बारीक डिजाइन वाली थी। अगर कोई अंधा नहीं है तो वो पहचान ही लेगा। हॉल में फिर वही मौत जैसी खामोशी छा गई। सब मेरे हाथ में चाबी को घूर रहे थे। सबके चेहरे पर हैरानी साफ झलक गई थी। अभी जो लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे उनकी आंखें अब फटी की फटी रह गईं। नहीं लिंचुआन, ये सब क्या है? ली उनका तिरस्कार भरा चेहरा भी बदल गया। वह घबराकर और जिज्ञासा से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। और झो यांग का चेहरा तो ऐसा हो गया जैसे अभी लाल शराब से भी बुरा हाल हो गया हो। लिंचुआन, सच में इतना ड्रामा? शायद तूने बस दिखाने के लिए नकली चाबी खरीदी है। क्या तू यहाँ सिर्फ शो ऑफ करने आया है? तुझे लगता है इससे तू हमें धोखा दे देगा? मैं कह रहा हूँ ये नहीं चलेगा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बॉक्स का दरवाजा फिर से जोर से खुला। क्लब के मैनेजर वांग एक सख्त सुथरे सूट में घबराए हुए चेहरे के साथ तेजी से अंदर आए। उनके पीछे पुलिस भी आ रही थी।